एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि डीमन ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब कि पहले होता था गार्जियन या फिर प्रोटेक्टर, कोई ऐसा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। इसके बाद में फिर हम एक बहुत ही पुराने से चर्च का सीन देखते हैं जहाँ की बहुत सारे लोग होते हैं, वो प्रे कर रहे होते हैं भगवान से कि उनसे डीमन हमेशा ही दूर रहे और वो हमेशा खुश रह सके। पर तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और सारे लोग उसे देख कर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। वो गुस्से में आकर उस पर क्रॉस भी फेंक देती है, पर वो डीमन आराम से आकर उसे उठाकर उस बच्ची को वापस कर देता है और उससे बिना हटके वहाँ से चला जाता है। अब ये डीमन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम गुवोन है। गुवोन यहाँ पर जो भी लोग हैं सारे लोगों के डिज़ायर, उनके ग्रीड का फ़ायदा उठाता है। वो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और उसके बदले में उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। पर इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो उनके सोल को लेकर जाएगा। वो यही काम करता है। अब हम गुवोन को देखते हैं जो कि एक फिशरमैन के पास पहुंचता है और वहां जाकर उससे कहता है कि वो चाहे तो वो ज़िंदगी भर कभी भी भूखा नहीं रहेगा, जितनी चाहे उतनी फिशेस खा सकता है, पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो फिशरमैन उससे पूछता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कुछ साइन कर देगा। गुवोन उसे कहता है कि अगर वो साइन करेगा तो वो उसकी सोल को आने वाले 10 साल में ले जाएगा। पर फिर भी वो आदमी वहाँ पर साइन कर देता है और अब उसके पास में बहुत सारी फिशेस होती है खाने के लिए। और गुवोन वहाँ पर दूर जाने लग जाता है और जाते हुए कहता है कि अब पहले तो शायद वो हिल जाता, पर अब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद में उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम प्रेजेंट डे में देखते हैं जहाँ की एक लड़की होती है जो कि एक बहुत ही बड़े किसी बिजनेस सेटअप में आई हुई होती है। वहाँ पे सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन जो भी होते हैं सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे उस ईयर का सबसे अच्छा बिजनेसमैन था, उसे एक अवार्ड भी मिलने वाला था। यहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को देखता है, तो वो जाकर उसे ऑफ़र करता है कि वो चाहे तो उसकी कंपनी में आकर काम कर सकती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक वेट्रेस है। वहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम शायद वेट्रेस हो, यहाँ पे खाना परोस रही हो, तुम्हें मैं इससे ज़्यादा अच्छे काम दे सकता हूँ। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर माइक पर एक अनाउंसमेंट होता है और हमें पता चलता है कि इस साल मिराई ग्रुप की जो मालकिन है दोही, उसे मिलने वाला है ये अवार्ड। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद दोही होती है। दोही वहाँ पे बहुत ही स्टाइल से एंट्री लेती है और सारे लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं और वो आदमी बिल्कुल शॉक ही रह जाता है। इसके बाद में फिर हम दोही को देखते हैं जिससे कि मैडम जू का कॉल आता है। मैडम जू दरअसल में मिराई ग्रुप की मेन मालकिन थी, उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया था और अभी इसे रन दोही कर रही है। और यहाँ पर वो उसे कहती है कि दोही एक अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डेट उन्होंने उसके लिए प्लान किया तो वो चली जाए। पर दोही मना करती है, वो कहती है उसे किसी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना और वो शादी नहीं करना चाहती। पर वहाँ पर मैडम जी हॉस्पिटल में होती हैं, वो कहती है कि दोही अगर नहीं जाएगी तो वो भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगी। दरअसल मैडम जी कोई और नहीं होती बल्कि दोही की अडॉप्टेड पेरेंट होती हैं। दोही के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे और उनकी डेथ के बाद में मैडम जू ने दोही को अडॉप्ट किया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। अब दोही उनकी बात मानकर एक डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम गुवोन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े से क्रिमिनल के पास में जाता है जिसके पास में भी बहुत सारा फेम और पैसा होता है। वो आदमी जब बैठा हुआ था तो उस गैंग लीडर के पास में जाकर गुवोन उससे कहता है कि अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। पर वो आदमी मना करता है, वो कहता है कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी फेम है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है उसके पास में, और वो अभी इस क्राइम की दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है और यहाँ पर वो और भी रहना चाहता है। वो गुवोन से कहता है कि गुवोन चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, पर उसे थोड़ा टाइम और दे दे। पर गुवोन वहाँ पर मना करता है और वो उसे लेकर चला जाता है। पर गुवोन जब जाने लग जाता है तो वहाँ पे उस गैंग के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला होता है वो गुवोन को देख लेता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो गुवोन को ढूंढेगा। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं जो कि अभी डेट पर आती है और हम देखते हैं कि डेट में वो किसी और के पास नहीं बल्कि गुवोन के पास में ही आई हुई होती है। दरअसल वहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो गया था, दोही किसी और के साथ में डेट पर जाने वाली थी पर वो गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में चली आती है जहाँ की गुवोन होता है। गुवोन यहाँ पे हर एक मिशन ख़त्म करने के बाद में हमेशा केक खाने के लिए आता था, इसलिए वो बहुत ही खुश था यहाँ पर दोही जब आ जाती है वो उसे डिस्टर्ब करती है तो गुवोन को गुस्सा आने लग जाता है। दोही को लगता है कि शायद ये भी शादी नहीं करना चाहता और इसके पेरेंट्स ने भी ज़बरदस्ती से यहाँ पर भेज दिया होगा, इसलिए वो उतना ज़्यादा चिड़चिड़ा सा है। और वहाँ पर वो दोनों ऊट पटांग की बहस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में दोही वॉशरूम जाती है, तभी हम देखते हैं कि उसी गैंग के सारे मेंबर वहाँ पर गुवोन को ढूंढते हुए आ गए थे। गुवोन उनसे कहता है कि वो चला जाए, पर वहाँ पर जब कोई भी नहीं जाता तो गुवोन उन सबकी बैंड बजा देता है। वो उन्हें बहुत पीटता है और एक न्यूज़पेपर में ही उन सबको कैद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद में वो न्यूज़पेपर को वॉशरूम में जाकर फेंक देता है जहाँ से कि वो सारे मेंबर्स निकल जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद में फिर हम दोही को आते हुए देखते हैं, जहाँ की वो हमें अब स्टोरी बताती है। हम फ्लैशबैक में पिछले 1 साल पहले पहुँच जाते हैं, जहाँ की वो बताती है कि मैडम जू ने इस इतनी बड़ी कंपनी को खुद से खड़ा किया और वो अभी पूरे कंट्री में सबसे बेस्ट बिजनेस वूमेन है। फिर वो बताती है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, इसलिए अब इस कंपनी को उनके बच्चे संभालते हैं, जिनमें कि दोही भी है। वो बताती है कि इनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम कि सुकमिन होता है, लेकिन सुकमिन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। सुकमिन की वाइफ सैरा, जो कि हमेशा बस अटेंशन के लिए कुछ भी करती रहेगी, वो भी बिल्कुल भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं है और उसे बिल्कुल भी किसी और चीज़ का ख्याल नहीं रहता। वो बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी होती है। और अभी इन दोनों कपल का एक बेटा भी होता है, जिसका नाम कि दोग्योंग होता है। दोग्योंग बहुत ही अजीब सा होता है, शांत रहता है, पर वो शांत बिल्कुल भी नहीं होता। वो थोड़ा साइको टाइप का होता है। वो बहुत ही अजीब होता है, पर वो अपने नेचर को काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों से काफ़ी अच्छे से वो छिपा कर रखता है। पर इस सारी चीज़ों के बारे में दोही काफ़ी अच्छे से जानती है और मैडम जू भी इसे काफ़ी अच्छे से समझती हैं। अब मैडम जू की दूसरी बच्ची, जिनका नाम कि सुआन होता है, सुआन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है, महंगी महंगी ज्वेलरीज, कपड़े, ब्रांड्स। वो उनकी मिराई ग्रुप की जो क्लॉथिंग कंपनी है वो वही संभालती है और वो हर चीज़ में बोस्ट करती रहेगी, शो ऑफ करेगी। उन्हें ये सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। उनका 2 बेटा भी होता है, ऑस्टिन और जस्टिन, जो कि ट्विंस होते हैं। और इनका हस्बैंड, वो कभी भी किसी भी पार्टी को अटेंड नहीं करते, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो उनसे मिल पाना बिल्कुल नामुमकिन ही समझो। और अब इनके घर का आखिरी मेंबर, जिसका नाम क्या होता है सोखून। सोखून कोई और नहीं बल्कि मैरमजू के भाई का बेटा होता है। मैरमजू के भाई और उनकी भाभी दोनों ही वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। वो लोग घर बिल्कुल भी नहीं आते। तो सोखून हमेशा मैरमजू के साथ ही रहता है, बचपन से वो उनके साथ ही रहा और कंपनी को वो बहुत ही अच्छे से संभालता है। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का होता है। और इन सारे लोगों के अलावा बच्ची दोही, जिसे कि उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दोही से ही प्यार करती थी और दोही के लिए भी मैरमजू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। अब जब वो घर आ रही थी तो गाड़ी में उसे किसी का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि उसके पास में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर वो उसे देगा तो वो मिराई ग्रुप की मालकिन बन सकती है। पर दोही को लगता है कि पक्का ही ये ज़रूर सुकमिन या फिर सुआन में से किसी ने किया होगा, क्योंकि वो दोनों बच्चे बिल्कुल भी दोही को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैडम जू उन दोनों से ज़्यादा दोही को प्यार करती थी। इसलिए दोही उस इंसान की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कॉल को कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद में वो मैडम जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाती है, जहाँ की वो उनसे बात कर रही थी। तो मैडम जू अब वो एक पिक्चर दिखाती है उसी डेट का जो कि उन्होंने फ़िक्स किया था। पर उस लड़के को देखकर वहाँ पे दोही कहती है कि वो उसके साथ में डेट पे नहीं गई। और फिर जब वो कार्ड निकालती है तो पता चलता है जिसके साथ में वो डेट पे गई उसका नाम गुवॉन है और वो भी एक बहुत ही बड़े से कंपनी का मालिक होता है, सुनवॉर फाउंडेशन का। वहाँ पर वो जितने भी पुराने कोरियन आर्टिस्ट होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं, कोई ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स गाते हैं या फिर वैसा कोई डांस, तो उन सारी चीज़ों को वो फंड किया करता था। अब उसके पास में कार्ड आता है तो वो उन्हें कॉल करती है सॉरी कहने के लिए, जो कि मिस शिन करती है। मिस शिन दोही की सेक्रेटरी होती है और मिस जू की बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड आई। वो उन्हें कॉल करती है और फिर बात करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर गुवन बिल्कुल भी उनसे सही से बात नहीं करता और कॉल को कट कर देता है। गुवन अपनी कंपनी में वापस आता है तो हम पार्क से मिलते हैं, जो कि हमेशा गुवन के साथ में रहता था। पार्क गुवन का असिस्टेंट होता है। वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की होती है जो कि डांस कर रही होती है स्टेज पे, पर वो जैसे ही देखती है कि ये फ़ोन पे किसी लड़की से बात कर रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है और अब वो इससे बात करने के लिए आती है। और हमें पता चलता है कि बस यही दोनों ऐसे इंसान हैं जिन्हें गुवन की असलियत के बारे में पता है। एक का नाम होता है पार्क, जो हमने पिछले जन्म में देखा था। जिस फिशरमैन से गुवन ने वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया था वो कोई और नहीं बल्कि पार्क ही होता है। बल्कि एक जन्म नहीं, आने वाले कई जन्मों में बार बार वो गुवन के हाथों धोखा खाता आया, पर इस जन्म में वो अपनी याददाश्त को नहीं भूलता और वो गुवन को याद रखता है। इसलिए मिलते ही पार्क उसके साथ में चला आता है और हमेशा उसके साथ में ही रहता है। और दूसरी वो जो ब्यूटीफुल सी लड़की थी उसका नाम होता है जिन। जिन एक बहुत ही बड़ी परफॉर्मर होती है। वो पुराने चाइनीज़ और कोरियन सॉर्ट डांस में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है और उसे कोरिया की बियॉन्से भी कहा जाता है। वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मर होती है और सारे लोग उसे स्टार जिन के नाम से जानते हैं। स्टार जिन यहाँ पे उसे पूछने लग जाती है कि वो किससे मिलने गया था, क्योंकि स्टार जिन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। पर गुवन यहाँ पे बिल्कुल भी उन दोनों की बातों पे ध्यान नहीं देता। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जिस आदमी ने आज सवेरे सवेरे दिन में दोही को कॉल किया था ये कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई आदमी अचानक से जाता है और उस इंसान का मर्डर कर देता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन दोही तक ना पहुँचे। और वो फ़ोन में जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसने पहले ही दोही को कॉल कर दिया।
इसलिए वो दोही से मिलने का भी डिसाइड करता है। उधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मैडम जू के साथ में अब दोही काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और वहाँ पर वो बताती है कि कैसे मैडम जू हमेशा उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी और वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी, क्योंकि दोही के बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। पर मैडम जू उसे समझाती है और कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए अभी उसे ये सारी चीज़ें भूलना चाहिए। वहाँ पर वो केक भी कट करती है और थोड़ी देर के बाद में बीच पर जाती है, जहाँ की वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ आती थी। वहाँ पर वो पास्ट की सारी मेमोरीज़ याद करती है कि कैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ में खुश थी और कितना ज़्यादा इन्जॉय करती थी अपना टाइम उनके साथ में। थोड़ी देर के बाद में जब वो बैठी थी तो फिर वो कैब को बुक करती है और घर जाने का सोचती है। जब वो गाड़ी से जा रही थी तभी वो देखती है कि वो ड्राइवर उसे कहीं और ही लेकर जा रहा था और वो अपने फ़ोन में मैसेज देखती है कि उसका कैब ड्राइवर तो उस तक पहुंचा ही नहीं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही किलर होता है जिसने कि अभी अभी उस एम्प्लॉय की जान ली थी और वो अभी इसके पीछे भी पड़ चुका है। दोही उससे पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, तो वो कहता है कि उसकी गलती है, सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है, पर वो और कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं, जो कि सोच रहा था कि आज वो किससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि दोही ही होती है। वहाँ पर दोही उससे हेल्प करने के लिए कहती है, तो गुवन उसे कहता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। दोही कहती है कि जो भी कराना होगा मैं कर दूँगी, पर पहले हेल्प करो। तो वहाँ पर गुवन भी लड़ाई करता है और उस किलर को बहुत ही ज़्यादा चोट भी पहुँचा देता है। अंत में जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वो किलर अचानक से गाड़ी में जाता है और वो उनके सामने बहुत ही तेज़ रफ्तार में आने लग जाता है। गुवन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि उसके पास में बहुत सारे पावर्स होते हैं, पर वो लास्ट में अपने पावर को यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और तभी वहाँ पुल से अचानक दोही गिर जाती है और गुवन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वहाँ पर वो दोनों ही पानी में होते हैं। दोही ऊपर जाने का सोचती है, पर फिर वो गुवन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे भी लेकर जाने का सोचती है, पर वो उसे निकाल ही नहीं पा रही होती है और वो भी पानी में डूबने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि गुवन की अचानक से आँख खुलती है और वो दोही को ऊपर लेकर जाने लग जाता है, पर तभी कुछ होता है क्योंकि गुवन के हाथ में एक टैटू होता है उल्टे क्रॉस जैसा। वो अचानक से दोही के हाथ में चला जाता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये क्रॉस नहीं बल्कि इसमें सारी गुवन्स की पावर्स होती है। पर अभी अचानक से कुछ हो गया जिसकी वजह से कि ये सारी पावर्स दोही में चले जाते हैं और वो टैटू भी। पर वहाँ पर दोही इस पावर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। गुवन अगर उसके साथ में रहेगा तभी वो उस पावर को यूज़ कर सकती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें गुवन खुद भी नहीं समझ पा रहा होता है। वो दोही से पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ, मेरे सारे पावर्स तुम्हारे पास में कैसे चले गए। पर वहाँ पर दोही कुछ भी नहीं समझ पाती, पर वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाती है। गुवन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में होश आने के बाद भी वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक डीमन है, उसके पास में बहुत सारी पावर्स हैं, पर अब वो किसी भी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो सारी पावर्स दोही के पास में कैसे तो चली गई, पर दोही उसे पागल समझ रही होती है। वो कहती है कि शायद एक्सीडेंट में उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वहाँ पर वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं समझती। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे 2 डिटेक्टिव भी आते हैं, जो कि अभी दोही से पूछ रहे होते हैं कि किसने उस पर हमला कराया। दोही कहती है कि उसने उस इंसान की शक्ल को देखा हुआ है, इसलिए वो उसका स्केच उन लोगों को बनाने में हेल्प करेगी। वो उन्हें स्केच भी बता देती है, पर हम देख पाते हैं कि वो किलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है और ये स्केच का अब कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो उसका रियल फेस था ही नहीं, बल्कि वो तो हमेशा एक अलग तरीके का मास्क पहन के जाता था। हमेशा वो अपने शक्ल को बदल लेता था मेकअप से, और वो इस तरीके से जाता था जैसे कि उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा। दोही ने भी जो शक्ल बनवाया वो बिल्कुल ही गलत होता है। हम उस इंसान को देखते हैं जहाँ पर कि एक पास का नेबर उससे बात करने के लिए आता है, पर वो इंसान उसे अंदर बुलाता है और वो उसे भी मार के वहीं पे फ्रिज में डाल देता है। वो बिल्कुल ही पागल होता है। दूसरी तरफ बेचारा गुवन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि वो अब क्या ही करे। वहाँ पर वो पार्क से कहता है कि मुझे दोही के बारे में सारी चीज़ें पता लगा कर दो, मैं हर एक चीज़ इसके बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ दोही को देखते हैं, जो कि अभी मिशन से मना करती है कि वो किसी को भी इस एक्सीडेंट के बारे में ना बताए, या फिर उस पर जो भी अटैक हुआ उसके बारे में कहीं पे कोई भी आर्टिकल न्यूज़ कुछ भी नहीं आना चाहिए। मिशन भी इस बात को मान जाती है। दोही अब मिस जू से मिलने के लिए जाती है और मैडम जू से वो बहुत सारी बातें करती है। वो बार बार उनसे एक ही चीज़ पूछ रही थी, वो उससे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना। तो मैडम जू से कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं छिपा रही है। वहाँ पर मैडम जू को देख पाते हैं, वो काफ़ी सैड से दिख रही होती हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे सुखुन भी आ जाता है और सुखुन वहाँ पे कहता है कि वो दोही को साथ में ही लेकर चला जाएगा ऑफिस। यहाँ पे मैडम जू कहती है कि क्यों ना तुम दोनों ही शादी कर लो, वैसे भी तुम दोनों ब्लड रिलेटेड तो हो नहीं। पर दोही इस बात पर हंसने लग जाती है, पर हम सुखुन को देखकर समझ पाते हैं कि सुखुन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। थोड़ी देर के बाद में मैडम जू चर्च में जाती है, जहाँ की वो फादर से बात कर रही होती है। वो कहते हैं, फादर उनसे कहते हैं कि उन्हें सचमुच में सारी चीज़ें बता ही देनी चाहिए अब। वहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैडम जू कुछ छिपा रही हैं।
उन्हें एक पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ की एक एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैडम जू भी वहीं पास में गिरी हुई थी। हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में जान नहीं पाते, पर मैडम जू को देख के समझ आ रहा था कि वो दोई से कुछ कहना चाह रही थी, पर वो कह ही नहीं पाती। दूसरी तरफ पार्क को भी अब सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसे पता चल जाता है कि गुवोन अपने पावर को यूज़ नहीं कर पाता। वो उसे कहता है कि अब गुवोन क्या करेगा, तो गुवोन कहता है कि उसे कैसे भी अभी दोही से बात करना ही होगा और किसी भी तरीके से अपने पावर्स को उसके पास में से लेना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद में अभी हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की 3 एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि दोही के साथ में काम करते हैं, मेनली उसके टीम वाले। और वो तीनों ही वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि दोही कितनी ज़्यादा डेंजरस है। सारे लोग उससे परेशान रहते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हमेशा कार्ड्स देखती है और बताती है कि आज का दिन कैसा होगा, और बाकी के जो 2 एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आज कैसा दिन होने वाला है, जहाँ कि वो कहती है कि आज तो और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। थोड़ी देर में दोही पहुँच जाती है और उन सारे लोगों से प्लान पूछती है, और वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी स्टॉक प्राइसेस अभी अचानक से काफ़ी नीचे आ गया था, वो भी एक आर्टिकल की वजह से। मिशन पता लगाकर दोही से बताती है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि सुआन ने किया है। सुआन ने इस आर्टिकल को पब्लिश कराया जिसमें कि दोई के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिखा था, जिसकी वजह से कि बहुत सारे इन्वेस्टर उसके साथ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे उसकी कंपनी में, और यहाँ पर दोई की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। दोई कहती है कि वो सुआन से खुद ही निपट लेगी, और फिर वो उससे मिलने के लिए जाती है मिराई की क्लॉथिंग वाले कंपनी में। वहाँ पर वो जाके सीधे उससे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो जानती है कि सुआन का हस्बैंड है, इसके बावजूद भी उसका अफेयर किसी और के साथ में चल रहा है, और अगर वो इस तरीके से दोही को परेशान करते रहेगी तो वो सुआन की सारी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ से लेकर उसके बारे में हर एक चीज़, उसका अफेयर, सब कुछ वो मीडिया में दे देगी। अब यहाँ पर सुआन डर जाती है और फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं नहीं करूँगी कुछ। पर वहाँ पर वो ऑब्वियसली उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। थोड़ी देर के बाद में उसे गुवोन का कॉल आता है जो कि उसे मिलना चाहता था, तो दोही कहती है कि ठीक है, फिर मिलने के लिए आ जाओ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूँगी। गुवोन भी अब निकल जाता है। दोही अब उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ की गुवोन अब उससे बात करता है। यहाँ पर वो कहता है कि उसे बहुत ही ज़रूरी कोई काम करना है, इसलिए वो जल्दी से उसके साथ में चले। दोही वहाँ पर समझ नहीं पाती, पर दरअसल गुवोन आज दिन में किसी और के साथ में कॉन्ट्रैक्ट डील को ख़त्म करने गया था उसकी सोल लेने के लिए, पर वहाँ पर वो पिट के वापस आ जाता है क्योंकि वो तो अपने पावर को यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो ज़बरदस्ती दोही को भी लेकर जाता है और वहाँ जाकर उस आदमी की सोल को ले लेता है और कहता है कि देखो मैंने क्या किया। पर दोही फिर भी समझ नहीं पाती। वो कहती है कि ये बस नाटक कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी दोही उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। गुवोन उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ, और वो उसे एक रिवर साइड में लेकर जाता है और उसे भी पानी में फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। दोही वहाँ पर बिल्कुल ही घबरा जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी, पर फिर भी गुवोन उसे पानी के ऊपर आने नहीं देता। दोही किसी तरीके से बाहर आती है और उस पर बहुत चिल्लाती है। दोही कहती है कि उसे लगा था कि उसने उसकी हेल्प की है एक बार तो वो एक अच्छा इंसान है, पर वो तो फिर से उसकी जान लेने पर पड़ा हुआ है। गुवोन उसे समझाता है कि वो बस ट्राई कर रहा था, पिछली बार वो लोग पानी में गिरे थे तभी उनके पावर एक दूसरे के पास में चले गए, और वो देखना चाह रहा था कि आगे करने से वापस उसकी पावर उसके पास में आ सकती है। पर दोही बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं समझती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गुवोन भी काफ़ी परेशान हो गया था। तभी वहाँ पर पार्क आता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो दोही का पीछा कर रहा था। गुवोन को वो सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे रहा था। पार्क वहाँ पर पहुँचता है और गुवोन से कहता है कि ऐसा करोगे तब तो वो फिर तुमसे मिलेगी भी नहीं, और अभी सारी पावर्स उसके पास में, इसलिए थोड़े अच्छे से उससे बात करो। गुवोन भी अब इस चीज़ को समझता है। थोड़ी देर के बाद में अभी हम देखते हैं कि जितने भी उनके फैमिली के मेम्बर्स होते हैं सारे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियसली कुछ एक्ट कर रहे होते हैं। पहले तो हम स्टार जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गुवोन की सारी पावर्स दोही के पास में चली गई है। वो काफ़ी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ मैडम जू जो कि कुछ छिपा रही होती है, और उस इंसान की जिसकी डेथ हुई थी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास में एक फ़ोन होता है जिसे कि वो किलर ले जाकर कहीं पर रख देता है और एक दूसरा इंसान उसे ले लेता है, और ये कौन है इसके बारे में किसी को नहीं पता। वो सुकमिन भी हो सकता है, सेरा भी हो सकती है, दोग्योंग या फिर सुआन, इन चारों में से कोई भी, या फिर इनके अलावा भी कोई भी। तभी हम देखते हैं कि दोई अभी सड़क पार कर रही होती है। तभी वो न्यूज़ में पढ़ती है कि जिस स्टाफ ने उसे कॉल किया था दरअसल उसकी भी डेथ हो चुकी है, और वो समझ जाती है कि वो सच में उसे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला था और इसने जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी। अब दोई रोड को क्रॉस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक बाइक से कोई आता है और वो उसके ऊपर में एसिड फेंक देता है, पर बिल्कुल सही टाइम पर गुवोन आ जाता है, वो उसे बचा लेता है, और यहाँ पर दोई बस उसे देखती ही रह जाती है। यहाँ पर दोई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वो सारा एसिड गुवोन पर ही आ गया, पर गुवोन तभी उसका हाथ पकड़ता है। वो टैटू को टच करते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोई वहाँ पर उसे पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो वो उसे समझाता है कि मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ कि मैं एक डीमन हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद में पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ के डिटेक्टिव भी कंफर्म करते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक एसिड था, और अगर वो थोड़ा सा भी एक ड्रॉप भी पड़ता तो वो पूरी जल सकती थी। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने उस आदमी को भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की जिसका कि स्केच दोही ने बनवाया था,
पर वो आदमी कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। दोही भी वहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक ओल्ड लेडी भी होती है जो कि अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि समय का पहिया चल चुका है, कर्म में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। पर वहाँ पर गुवन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ऐसे ही कोई पागल ओल्ड लेडी है, इसलिए वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में दोही उसे एक ऑफ़र देती है। वो कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, क्योंकि मुझे अभी ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग पर हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा टैटू ठीक रहे। अगर मैं मर गई तो तुम्हारे पावर्स भी तो चले जाएंगे ना, इसलिए तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। पर वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं मानता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर पहले वो घर तक आता है, वो उसे ड्रॉप कर देता है। हम देखते हैं कि वो किलर भी वहाँ पर आया हुआ था और गुवन वहाँ पर होता है। इस वजह से वो दोही पर अटैक नहीं कर पाता और उसे वापस वहाँ से जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ गुवन जब अभी ऑफिस में बैठा हुआ होता है तो पार्क वहाँ पर आता है। पार्क उससे कह रहा होता है कि वो इस चीज़ के लिए मान जाए, पर गुवन कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। पर तभी अचानक से उसके हाथों में आग लग जाती है और गुवन समझ पाता है कि अगर वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वो उसी समय भागते हुए दोही के पास में जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं बनूंगा तुम्हारा बॉडीगार्ड। वहाँ पर दोही भी खुश हो जाती है, पर वो कहता है कि इससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। दोही जब उसे पूछती है तो गुवन कहता है कि बस मेरे साथ चलो। गुवन उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ की एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी कि थोड़ी देर में मौत होने वाली होती है। गुवन वहाँ पर उसकी मॉम के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वो कहता है कि उनकी बेटी बहुत ही हेल्दी रहेगी और अगले 10 साल तक बहुत ही खुश रहेगी, पर उन्हें साइन करना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। उसके 10 साल होते ही उसकी मॉम की अचानक से डेथ हो जाएगी हार्ट अटैक से और वो उनकी सोल को ले जाएगा। वहाँ पर उसकी मॉम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। दोही काफ़ी गुस्सा होती है कि वो किसी की मजबूरी का इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकता, पर गुवन बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता। इसलिए दोही वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि उसे नहीं चाहिए ऐसा बॉडीगार्ड और वो उसे बिल्कुल भी अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहती और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मैडम जू को देखते हैं जो कि किसी से बात करती है और वो इस इंसान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। कहती है कि तुमने किसी की जान ले ली है और फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए शर्म नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर वो इंसान भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मैडम जू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंस दिख रही होती है। थोड़ी देर के बाद में अभी हम दोही को देखते हैं जो कि सोचती है कि मीटिंग में जाने का। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वो पहुँचती है तो देखती है कि वही बच्ची जो हॉस्पिटल में थी वो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही खुश होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। ये देखकर दोही को भी खुशी मिलती है और वो समझ जाती है कि अगर वो उसकी डेथ अभी हो जाती तो उसकी मॉम शायद कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाती, पर अभी उस माँ और उस बेटी दोनों को ही रहने के लिए 10 और साल मिले हैं। इसलिए वो खुश हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो गुवन को माफ़ कर देगी। गुवन भी हॉस्पिटल में उस बच्चे से मिलने के लिए जाता है और वहाँ उस बच्ची को बहुत ही हेल्दी देखता है। वो उससे बात करने जाता है तो वो बच्ची कहती है कि वो चाहेगी कि उसके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, वो खुश रहें तो वो भी खुश रहें। ये सुनकर अभी वहाँ पर गुवन को भी बुरा लगता है। वो कहता है कि दोही भी सही ही कह रही थी। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के बातों को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे थे, इसलिए वो दोनों एक साथ में जाते और डिसाइड करते हैं कि अब वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर वो दोनों ही साथ में खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि वो उसका बॉडीगार्ड रहेगा और दोही उसे उसके पावर्स को यूज़ करने के लिए देगी। अब जब कंपनी में गुवन आता है तो वहाँ पर सारे लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम था। वहाँ पर वो तीनों एम्प्लॉयज़ में से जो फीमेल वाली थी वो तो बिल्कुल गुवन पे क्रश ही कर रही होती है। वो बार बार उससे बात करती है, पर गुवन वहाँ पर काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहा था। वो किसी से उतनी बात नहीं करता। रात में आते समय वो दोही को घर पहुँचा रहा होता है। तभी अचानक से दोही को मैडम जू का कॉल आता है तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है। वो अपनी गार्डन में बैठी हुई थी। जैसे ही दोही मैडम जू के पास में जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब हम अगले दिन देखते हैं जहाँ कि सारे लोग फ्यूनरल में होते हैं। यहाँ पर दोही बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे थे, पर थोड़ी देर के बाद में हम ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि दरअसल वहाँ पर कोई उदास नहीं होता है, बल्कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सारे वहाँ पर बस मैडम जू के डेथ का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उन्हें मिल सके। खास करके उनके बच्चे, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बस वो दिखावा ऐसा कर रहे होते हैं कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है। ये सब कुछ देखकर दोही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे दिल से मैडम जू हमेशा से अपनी माँ लगती थी। अब वो उनके गार्डन में जाती है और वहाँ पर वो बहुत ही सैड होती है। तभी वो देखती है कि दोग्योंग वहाँ पर आया हुआ होता है और वो वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा था। ये देखकर दोही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैडम जू को स्मोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें ये स्मेल भी नहीं पसंद, पर दोग्योंग कहता है कि इसीलिए तो वो जानबूझकर यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है। इस पे दोही और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तभी गुवन वहाँ पर आ जाता है और एक छोटा सा मैजिक यूज़ करता है जिससे कि परेशान होकर दोग्योंग बाहर चला जाता है। अब दोही वहाँ पर उसे बताती है कि मैडम जो हमेशा उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी, वहाँ पर काश वो उनसे लास्ट टाइम मिल पाती। गुवन उनसे कहता है कि
अगर वो आराम से देखे, समझने की कोशिश करे, फ़ील करे, तो वो उन्हें फ़ील कर पाएगी। तभी वहाँ पर दोई जब ऐसा करती है तो वो एक बटरफ्लाई को देखती है और वो समझ पाती है कि शायद मैडम जू लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए आई है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में सारे मैडम जू के सारे बच्चे और दोई सारे लोग एक साथ में बैठे हुए थे, जहाँ की मैडम जू के लॉयर्स आए हुए थे और वो अभी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद में तभी वहाँ पर पुलिस भी आती है। वो कहती है कि उन्हें ऐसा डाउट है कि शायद मैडम जू को किसी ने मारा है, क्योंकि उनके जो टैबलेट्स थे, जो कि पेन किलर्स वो हमेशा लेती थी, उसके साथ में हेरा फेरी की गई है और उसमें कोई और ही दवाई रख दी गई थी, जिसकी वजह से कि उनकी डेथ हो गई है। वो कहते हैं कि शायद ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो लोग इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते, पर ये बात सुनते ही दोई समझ जाती है कि पक्का किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कुछ समय के बाद में 1-2 दिन के बाद ही वो कंपनी में एक बहुत ही बड़ा मीटिंग करना चाह रही थी, जिसमें कि वो सारे शेयर होल्डर्स, सारे लोगों को बुलाती है। इसका मतलब था कि वो पक्का कुछ अनाउंस करने वाली थी, पर उससे पहले ही उनकी डेथ ऐसे अचानक से तो ये समझ जाती है कि ये पक्का मर्डर है। इसलिए वो बाहर आकर सारे गेस्ट के सामने में कह देती है कि वो मरी नहीं है, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। पर वहाँ पर कोई भी इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है, बल्कि सारे ही लोग वहाँ पर दोई को अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। दोई सबके सामने कहती है कि शायद किसी ने मार दिया मैडम जू को, पर कोई भी वहाँ पर ध्यान नहीं देता। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो लॉयर्स कहते हैं कि यहाँ पर दोई का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लेटर्स पढ़ते जो आखिरी बार मैडम जू ने लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ दोई के नाम पर कर रही हैं और अपने बच्चों के नाम पे वो कुछ भी नहीं करती, जिससे कि वो सारे लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और सारे लोग घबरा जाते हैं। वहाँ पर सेरा आकर तो सीधे पूछने लग जाती है दोई से कि वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ना। वहाँ पर दोई के लिए एक लेटर भी होता है और उसे पता चलता है कि मैडम जू चाहती थी कि लास्ट टाइम दोई एक बहुत ही अच्छे इंसान से शादी कर ले, जैसा कि वो हमेशा ही दोई से भी कहती थी। यहाँ पर दोई को कुछ समझ नहीं आता। वो सीधे वहाँ पर गुवॉन के पास में जाती है और एक रिंग निकाल कर उसे प्रपोज कर देती है शादी के लिए। सारे लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।